तू ही बता दे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे धातु का निष्कर्षण, धातु के या धातु का निष्कर्षण, उसके पद क्या क्या है धातु का। धातु निष्कर्षण, आज का अपना टॉपिक क्या है? धातु का निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के निम्न पद होते हैं। धातु निष्कर्षण कौन कौन से पदों में किया जाता है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो धातु निष्कर्षण का पहला पद है अयस्क का सांद्रण। पहला कौन सा पद है? अयस्क का सांद्रण। ठीक है, पहला पद क्या है? अयस्क का सांद्रण। दूसरा है इसका धातु निष्कर्षण का दूसरा पद है सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। अयस्क से अयस्क का पहला पद क्या है? धातु के निष्कर्षण का पहला पद क्या है? अयस्क का सांद्रण। दूसरा है सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण या धातु ऑक्साइड को बनाना। ठीक है, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। तीसरा इसका पद है, पहला तो हो गया अयस्क का सांद्रण। फिर क्या किया हमने? जो सांद्रित अयस्क आया है अपने पास, उस सांद्रित अयस्क से हम क्या करेंगे? धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। धातु ऑक्साइड के निर्माण के लिए एक तो निस्तापन प्रक्रिया होती है ना, और दूसरी भर्जन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। तीसरी कौन सी थी? प्रगलन प्रक्रिया। ठीक है, तो इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं? सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब धातु का ऑक्साइड आ गया अपने पास। अब धातु ऑक्साइड से क्या, पहले तो अशुद्ध धातु मिलेगी अपन। ठीक है, फिर अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण करेंगे। तो तीसरा इसका पॉइंट क्या हो गया? धातु ऑक्साइड से, तीसरा इसका क्या हो गया? धातु ऑक्साइड से धातु ऑक्साइड से किसका निर्माण? अशुद्ध धातु का निर्माण। तो तीसरा इसका पॉइंट क्या है? धातु अयस्क से अशुद्ध धातु का निर्माण। चौथा है अशुद्ध धातु से अब क्या करेंगे? हम शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। तो चौथा इसका पद क्या हो गया? अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण। जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण, और यह प्रक्रिया कहलाती है शोधन। क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है। ठीक है, तो धातु के निष्कर्षण या धातु का निष्कर्षण जो है वो हम इन चार पदों के अंतर्गत करते हैं, जिसमें से पहला पद क्या है? पहला पद है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण का पहला पॉइंट है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क से जो हम आधात्री को अलग करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। अयस्क से आधात्री को हटाने, आधात्री क्या होती है? आधात्री क्या होती है? ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क से आधात्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से आधात्री को हटाने की प्रक्रिया
सांद्रण कहलाती है। अब अयस्क की प्रकृति के आधार पर सांद्रण की निम्न विधियां होती है। तो नई इसके अंदर ही हेडिंग है, नई हेडिंग है इसके अंदर, सांद्रण की विधियां। सांद्रण की विधियां कि किस किस विधि से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सांद्रण की विधियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो अयस्क की सांद्रण की विधियां, ठीक है, सांद्रण की विधियां अयस्क की प्रकृति के आधार पर सांद्रण की निम्न पद्धतियां होती है या विधियां होती है। अयस्क की प्रकृति के आधार पर सांद्रण की निम्न विधियां होती है। पहली कौन सी विधि है इसकी? पहली है इसकी गुरुत्व पृथक्करण। पहली है इसकी गुरुत्व पृथक्करण। पहली विधि है इसकी गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण में क्या होता है? देखो, उच्च घनत्व और भारी अयस्क को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उच्च घनत्व वाली और भारी अयस्कों को गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च घनत्व व भारी अयस्कों के पृथक्करण हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे उच्च घनत्व और भारी अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट है, ठीक है, कॉपर पायराइट्स है, गैलेना है आदि। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण में क्या, इतना ही अपन को इतना ही लिखना है, ज्यादा मतलब इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा जितनी भी विधियां होगी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो गुरुत्व पृथक्करण किसके लिए किया जाता है कि उच्च घनत्व और भारी अयस्कों के पृथक्करण हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब भारी धातुएं या भारी अयस्क या उच्च घनत्व वाली अयस्क कौन कौन से हैं उनके उदाहरण दे देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन उच्च घनत्व व भारी अयस्कों के पृथक्करण हेतु उच्च घनत्व व भारी अयस्कों के पृथक्करण हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब भारी अयस्क कौन कौन से हैं? तो उसके उदाहरण हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? पढ़े है ना तुम लोगों ने अयस्क? तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसी तरह से और भारी अयस्क कौन सा है? कॉपर पायराइटिस। कॉपर ऊपर लिखती हूँ, भारी अयस्क का दूसरा भारी अयस्क है कॉपर पायराइटिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। कॉपर पायराइटिस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर पायराइटिस क्या है? कौन किसका अयस्क है? हाँ, कॉपर का है, कॉपर का ही है। कॉपर पायराइटिस किसका अयस्क है? तो कॉपर पायराइटिस किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है। ठीक है, क्या होता है? CuFeS2। अब एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गैलेना। गैलेना किसका अयस्क होता है? नाम सुना है ना? किसका अयस्क होता है? लेड का, PbS। ठीक है, किसका अयस्क होता है? गैलेना लेड का अयस्क होता है, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है PbS। ठीक है, तो इन सारे अयस्कों को जो क्या होते हैं, उच्च घनत्व वाले और भारी अयस्क होते हैं, उनको गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, या इनके पृथक्करण हेतु इस गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ना विशेष टाइप की ना टेबल यूज में ली जाती है।
जिसका नाम है विल-फ्लेट टेबल। जिसका नाम क्या है? विल-फ्लेट टेबल होती है। उसके ऊपर क्या किया जाता है? ये इसको चूर्णित करके, इसका चूर्ण बना के इन अयस्कों का, फिर उसको पानी के साथ मथा जाता है और फिर क्या कहता है, उससे क्या होती है, आधात्री अलग हो जाती है। उस टेबल पर क्या करते हैं, इस चूर्णित अयस्क को पानी के साथ क्या किया जाता है, मथा जाता है, मथ कर आधात्री को अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल-फ्लेट टेबल पर विल-फ्लेट टेबल पर चूर्णित अयस्क को विल-फ्लेट टेबल पर चूर्णित अयस्क को पानी के साथ मथकर, विल-फ्लेट टेबल पर चूर्णित अयस्क को पानी के साथ मथकर आधात्री पृथक किया जाता है। पानी के साथ अयस्क को पानी के साथ मथकर आधात्री को अलग किया जाता है। ठीक है, विल-फ्लेट टेबल पर चूर्णित अयस्क को पानी के साथ मथकर क्या किया जाता है, आधात्री को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में। ये क्या है, अयस्क के सांद्रण की विधि है। गुरुत्व पृथक्करण जो उच्च घनत्व और भारी अयस्कों के पृथक्करण हेतु प्रयोग में ली जाती है। और भारी अयस्क कौन कौन से हैं, हेमेटाइट है, जैसे कॉपर पैरेटीज है, और गैलेना ले लो। इन सारे अयस्कों को किससे पृथक किया जाता है, किससे सांद्रित किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। ठीक है, और कैसे किया जाता है, तो एक विशेष टाइप की यहाँ पे टेबल होती है, विल-फ्लेट टेबल होती है, उसके ऊपर इन अयस्कों को चूर्णित करके फिर उसको पानी के साथ मथा जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, आधात्री अलग हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि है दूसरी कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण। दूसरा है इसका चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है, अब अयस्क हम सबको पता है, अयस्क के अंदर आधात्री है। ठीक है, क्या है, अयस्क के अंदर आधात्री है। अब अयस्क या आधात्री में से कोई भी एक अगर अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो हम उसको चुंबकीय पृथक्करण से सांद्रित कर सकते हैं। अयस्क या आधात्री में से कोई भी अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो हम उसको, उस अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, अयस्क या आधात्री में से कोई एक यदि अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो उनका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क या आधात्री में से कोई एक यदि अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो उनका पृथक्करण चुंबकीय, या तो उनका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो उनका पृथक्करण जो है इस विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क या आधात्री में से अगर कोई भी एक अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो उनका पृथक्करण हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें होता क्या है, इसमें एक 2 पहियों वाली मशीन होती है। क्या होती है, 2 पहियों वाली मशीन होती है। कर दूं साहब इसको
देखो इसके अंदर एक 2 पहियों वाली मशीन होती है इस टाइप की, ठीक है। ये 2 पहिए हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक पट्टा लगा होता है, मोटा सा पट्टा लगा होता है। यहाँ पे यहाँ से डाला जाता है, अयस्क डाला जाता है, अयस्क डाला जाता है, ठीक है। इस पहिए के ऊपर, इनमें से एक पहिए के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, चुंबक को कोट कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पहिए पर क्या किया जाता है, चुंबक लगा दिया जाता है। इस एक पहिए के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, चुंबक का कोट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक बीकर रख दिया, एक यहाँ पे हम बीकर रख देंगे, थोड़ा सा इधर बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से ये अयस्क आ रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से जो भी चुंबकीय प्रकृति का होगा, किन दोनों में से, अयस्क और आधात्री में से कोई भी अगर चुंबकीय प्रकृति का है तो वो तो क्या होगा, चुंबक के साथ आता जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां से यहां पर चुंबक खत्म हो गई है, ठीक है, चुंबक का प्रभाव यहां पर खत्म हो रहा है, ये क्या करेंगे, यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है। और अचुंबकीय प्रकृति का जो है वो क्या होगा, वो तो यहां से ही सीधा क्या आ जाएगा, इस पर अचुंबकीय प्रकृति का है तो उस पर चुंबक का प्रभाव होगा ही नहीं, ठीक है। तो अचुंबकीय प्रकृति का होने के कारण से ये यहां से सीधे जैसे नीचे आना स्टार्ट होगा ना, तो ये यहां से ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय प्रकृति का जो भी है अयस्क या आधात्री में से कोई एक, तो यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, अचुंबकीय पदार्थ आएगा, क्या आएगा, अचुंबकीय पदार्थ होगा। तो अयस्क या आधात्री में से अगर कोई भी चुंबकीय प्रकृति का है तो वो, अगर अचुंबकीय प्रकृति की पहली बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी अचुंबकीय होगा वो उस पर तो कोई चुंबक का प्रभाव होना नहीं है, तो वो सीधा यहां से नीचे यहाँ गिर जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, सीधा यहां से यहाँ नीचे गिर जाएगा। अगर चुंबक का प्रभाव है तो वो चुंबक के इस पहिए के साथ साथ, चुंबक के साथ साथ यहां तक आएगा, और यहाँ पर अगर चुंबक खत्म हो जाता है तो फिर ये यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है अगर अयस्क या आधात्री में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो कैसिरेसाइट या टिन स्टोन में उपस्थित आधात्री, ये डायग्राम, ठीक है। यहां से हमने क्या डाल दिया, चूर्णित अयस्क डाला है, और ये क्या है, अपना चुंबक है, और ये चुंबकीय पृथक्करण का उपकरण है, ठीक है। तो ये अपने फिर तो हम इसके चुंबकीय पृथक्करण की विधि द्वारा कौन कौन से अयस्कों को पृथक किया जाता है, तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कैसिरेसाइट या फिर टिन स्टोन, कैसिरेसाइट या टिन स्टोन पहला इसका एग्जाम्पल है जिसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पहला है कैसिरेसाइट या टिन स्टोन, जिसका फॉर्मूला होता है SnO2। टिन स्टोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SnO2 होता है, ठीक है। मैं उपस्थित आधात्री वोल्फ्रेमाइट,
वोल्फ्रेमाइट जो कि क्या होती है, चुंबकीय प्रकृति की होती है। यहाँ पे आधात्री क्या है, चुंबकीय प्रकृति का। ये क्या है, अयस्क है। इस अयस्क, टिन स्टोन क्या है, अयस्क है। इस अयस्क में ये वोल्फ्रेमाइट क्या है, आधात्री है, जो क्या है, चुंबकीय प्रकृति की है। ठीक है, तो जो चुंबकीय प्रकृति का है, जो चुंबकीय प्रकृति का है, जो चुंबकीय प्रकृति का है, को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये कैल्सीरेसाइट या टिन स्टोन क्या है, अयस्क है। इस अयस्क में जो अशुद्धि है, कौन सी है अशुद्धि, आधात्री कौन सी है, वोल्फ्रेमाइट है, जो क्या है, चुंबकीय प्रकृति की है। तो ये आधात्री चुंबकीय प्रकृति की होने की वजह से इन दोनों में से कौन है चुंबकीय प्रकृति का, आधात्री है चुंबकीय प्रकृति का, तो हम उसको इस विधि से पृथक कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने फिर नेक्स्ट विधि आती है झाग प्लवन विधि, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।